अपनी जो चर्चा है वो हमने प्रारंभ करी कि हमारे जितने भी दुख हैं उन सब में व्यापक क्या है? इच्छा। और उसका जो कारण है वो क्या है? मोह या अज्ञान। ठीक है ना। दुख जो है उसमें यदि कॉमन फैक्टर देखें तो इच्छा, और उसका यदि कारण देखें तो वो अज्ञान। और अज्ञान को हमने जब विस्तार से समझने की कोशिश करी तो 4 शब्द मुख्य रूप से हाईलाइट होते हैं: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी कि ये 4 बुद्धियाँ क्या हैं और इनसे हमें किस प्रकार दुख होता है। और अज्ञान को भी समझने की कोशिश करी कि अज्ञान जो है वो एक प्रकार का भ्रम है। उस भ्रम के कारण वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देता है वैसी होती नहीं है। जैसी है नहीं वैसा हम मान लेते हैं और मानकर उसमें समर्पण कर देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण उसके प्रति कर देते हैं। और जब अगले ही समय वो हटती है चीज़, तो हमें दुख की एक असीम वेदना होती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरी तरीके से अपना मान रखा था, पूरी तरीके से समर्पण कर रखा था, पर जब पता पड़ता है अगले समय वो चला गया तो वो दुख होता है हमें। हमने तो माना पर उसने नहीं माना। कोई वस्तु है वो चली गई तो इसका मतलब उसने हमें अपना नहीं माना, ये तो रहती ना। कोई भी वस्तु, यहाँ वस्तु की अपन प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो एक एक समय की जो पर्याय है उसकी बात कर रहे हैं कि जिन पर्यायों को हमने अपना माना, जिन वस्तुओं को हमने अपना माना, जिन व्यक्तियों को हमने अपना माना, या फिर जो भी चीज़ें ज्ञान में आई उन चीज़ों को हमने अपना माना, वो वास्तव में टिकाऊ नहीं थी, वो एक समय की थी। और उन एक समय की चीज़ों में हमने अपनापन करके, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण करके, जब वो अगली समय गई तो चूँकि सर्वस्व समर्पण अपना एक ही बार में चला गया, मानो वो उसमें सबसे ज़्यादा दुख है। गया कुछ भी नहीं है, पर वो जो एक फीलिंग्स थी वो एक पूरी तरीके से हमारी ख़त्म हो गई। बात समझ में आई ना? तो अब क्या करें? अज्ञान के कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या करना है? ज्ञान करना है, अज्ञान हटाना है। तो अज्ञान हटाने के लिए क्या करें? अज्ञान हटाने के लिए क्या किया, उपाय क्या है अज्ञान हटाने का? अनादिकाल से जो इतना सारा अज्ञान हमारे जीवन में हो रहा है कि हमें वस्तु होती कुछ और है और दिखाई कुछ और देती है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। दो जो चीज़ बिल्कुल अलग अलग है उनको एक मानते हैं। ये क्या है? सब अज्ञान है, भ्रम है। ठीक है ना? तो ये भ्रम को कैसे दूर करें, कैसे हटाएं? वास्तव में अज्ञान को हटाने के लिए अज्ञान को ख़त्म नहीं करना है। अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। प्रकाश कर दो, दिया जला दो या फिर उजास कर दो, जो कुछ करना है। केवल एक प्रकाश की किरण और अंधकार छूमंतर। वैसे ही एक बार ज्ञान प्रकाश हुआ और अज्ञान अंधकार पूरा खत्म। चाहे कितने ही पुराना हो, 100 साल पुराना क्यों नहीं हो, अनंत काल पुराना क्यों नहीं हो, बिल्कुल बंद कोठरी में यदि आप दिया जलाओगे तो वो प्रकाश तुरंत वहाँ पर होगा। हाँ, तो अब वो प्रकाश क्या है, वो एक सम्यक ज्ञान क्या है कि हम सम्यक ज्ञान का दीप जलाएं अपने अंदर। वो कैसे हो? क्योंकि हमने तो सुना है बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और आप कह रहे हो यहाँ तुरंत जलाए और छुट्टी। तो क्या है वो लंबी प्रोसेस, या फिर प्रोसेस है भी कि नहीं, कि हमने केवल मान रखी है? दीपक जलाने में क्या करना है? माचिस की तीली ली, जल गई वो। इसमें हमने कौन सी बड़ी मेहनत करी? और यहाँ तो वहाँ पे तो चलो बहुत तामझाम है,
दीपक लाओ, तेल लाओ, बाती लाओ और फिर उसको बराबर उसमें जैसा करना पड़ता है वो सब कर करू के फिर दिया सलाई ला के और फिर उसमें जलाना। बहुत लंबी प्रोसेस है। यहाँ पे क्या प्रोसेस है? यहाँ पे सारी चीज़ें अपने पास है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या विधि है जिससे हम प्रॉपर अपने सम्यक ज्ञान का प्रकाश कर पाएँ, अज्ञान अंधकार को दूर कर पाएँ? और क्या रीजन्स हैं जिनके कारण आज तक नहीं हुआ, कि हम करना तो चाह रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है? इतना कठिन क्यों लग रहा है? ये जो कठिन लग रहा है वास्तव में अज्ञान ही है। यदि हमें सब कुछ पढ़कर भी वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि हमारे अंदर बहुत प्रबल तरीके से फैली हुई है। और इसलिए अपन ने जो ये चीज़ थी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि, इसको ख़त्म करने के लिए हमने व्यापक भाव के बारे में भी थोड़ा देखा था कि क्या चीज़ व्याप्य है, क्या चीज़ व्यापक है, कौन करता है, कौन कर्म है, और कर्ता कर्म संबंध किसका किसके साथ में है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। शॉर्ट में मैं बस बताता हूँ। जो व्यापक है वो कर्ता है और जो व्याप्य है वो कर्म है। इसको अपन ने समझा था घड़े और मिट्टी के माध्यम से कि घड़े के अंदर मिट्टी व्यापक है, जो व्यापक होता है वो करता है। तो व्यापक कौन हो गया? मिट्टी के घड़ा। मिट्टी व्यापक है तो कर्ता कौन बना? मिट्टी। और कर्म कौन है? घड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसमें व्याप्य है। ठीक है ना? तो जो वस्तु है वो व्याप्य और वो वस्तु क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। बात समझ में आई? इसका मतलब हर द्रव्य का जो कर्ता है वो सेपरेट वही चीज करने वाला है जो जिसके अंदर वो व्यापक है। जो वस्तु है उस वस्तु को करने वाला कौन है? जो उसके अंदर व्यापक होगा वही उसको करने वाला है। कोई तीसरा द्रव्य या फिर कोई दूसरा द्रव्य ऐसा नहीं है जो उसको करने के लिए आएगा या फिर उसमें कोई शक्ति डाल देगा या फिर कुछ भी डाल देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सेपरेट अपना काम हो रहा है, अपनी योग्यता से, उपादान से जैसा काम हो रहा है वैसा हो रहा है। किसी के करने से कोई कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो ये कर्तृत्व बुद्धि हमने तोड़ने के लिए ये चीज़ देखी थी कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, जगत में कोई किसी को करने वाला नहीं है। जगत का सारा परिणमन एकदम स्वतंत्र है, किसी के करने से कुछ होता नहीं है। इसलिए हम जो ये कहते हैं कि मेरे करने से ये हो गया, मेरे करने से वो हुआ, ये बात ही झूठी है। क्यों झूठी है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस जगत का जितना परिणमन हो रहा है, 6 द्रव्यों का जो स्वतंत्र परिणमन हो रहा है वो भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा। ये चीज़ हमें पत्थर की लकीर पे समझ में, मतलब एकदम कोई भी चीज़ हो तुरंत ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, ये अपने आप स्वयं परिणमन हो रहा है। तुरंत दिमाग लगाओ, ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया में व्यापक कौन है? यदि व्यापक और कोई हो रहा है, इसका मतलब मैं उसका कर्ता नहीं हूं, जो व्यापक है वो उसका कर्ता है। और यदि मैं कर्ता कहा जा रहा हूं तो केवल वो निमित्त की अपेक्षा कहा जा रहा हूं, उसमें कोई भी वो निमित्त मतलब जीरो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही? ये चीज़ हमें तुरंत वहां पर महसूस होनी चाहिए, तुरंत लगनी चाहिए। यदि नहीं लग रही है इसका मतलब ये हमारे अंदर कमियां हैं। तो बार बार हम इस दिशा में, क्योंकि टोडरमल जी ये चीज़ बार बार कहते हैं कि निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। किस चीज़ का निर्णय करो? क्या आप अकर्ता हो, आप अभोक्ता हो, आप ज्ञाता हो? इस चीज़ का निर्णय तो करो। आप क्या कर रहे हो? हम इस जगत में कुछ भी करने वाले नहीं हैं, मात्र और मात्र ज्ञाता हैं, अकर्ता हैं, अकर्ता स्वभाव है हमारा। ये डंके की चोट पे ये सिद्धांत हमें समझ में आना चाहिए, मतलब रग रग में ये चीज़ व्याप्त होनी चाहिए। और इसी संबंध में हमने देखा था कि इस जगत में कोई करने वाला है कि नहीं है। तो इस पे भी अपनी बहुत चर्चा हुई थी कि जगत के कार्यों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक जो नेचुरल कार्य है और एक वो जो मैनुअल है। तो हम कौन से कर रहे हैं, नेचुरल कि मैनुअल? मैनुअल हमारे द्वारा होते हुए देखे जाते हैं। अब मैनुअल काम में भी 2 प्रकार के काम हैं। एक वो हैं जो इच्छा सहित होते हैं, दूसरे वो हैं जो हमारी इच्छा के बिना भी हो जाते हैं। तो अब इसमें हमने कौन सा किया? जो इच्छा सहित हो रहे थे वो हमने किया कि जो बिना इच्छा की हो रहे थे वो हमने किया? वास्तव
इच्छा वाला तो बिना इच्छा के हो ही रहा है, और इच्छा वाले भी इच्छा से सारी इच्छा से होते कहाँ है काम। हाँ, पर फिर भी यदि देखा जाए दोनों में से, तो देखने में ये आता है कि जो इच्छा करके किया है वो हम कर रहे हैं, पर जो इच्छा के बिना हो रहा है वो तो हमने किया ही नहीं है। इच्छा के बिना बहुत सारे काम हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या वो इच्छा के बिना ही तो हैं, और ये शरीर में ही हो रहे हैं, तो हमने किया कि नहीं किया? यदि आप करते हो तो रोक के दिखाओ। बहुत सारे लोग काले से गोरा होना चाहते हैं, अब यदि गोरे हो सकते हैं तो फिर करो, हो जाओ गोरे, क्या करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी किसी का करने वाला नहीं है। बिना इच्छा के जो भी काम हो रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल तरीके से हो रहे हैं। चाहे बालों का बढ़ना हो, चाहे काले का सफ़ेद होना हो, चाहे नाखूनों का बढ़ना हो, जितने भी काम हैं ये दिखाई तो मैनुअल देते हैं पर है नेचुरल। क्यों? हमारी इच्छा के बिना होते हैं। तो इच्छा के बिना जो जो भी काम हो रहे हैं वो वास्तव में नेचुरल कार्य है, मैनुअल नहीं है। अब तीसरे एक और हैं जो इच्छा सहित होते हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं। वो तो हम करते हैं ना, वो भी 3 प्रकार के हैं। एक वो हैं जो हम इच्छा करते हैं और पूरे हो जाते हैं, दूसरे वो हैं जो हम इच्छा करते हैं पर काम की शुरुआत करी, पूरे नहीं हो पाते, अधूरे रह जाते हैं, और तीसरे वो हैं जो पूरे तो हुए पर जैसा हम चाहते थे वैसे पूरे नहीं हुए, मतलब बिगड़ गए। अब तीनों में हमने कौन से पूरे किए? यदि इच्छा करके आप करते हो तो आपने कौन सा किया? हाँ, यदि बिगड़ने वाले काम आपने किए तो आप तो बिगड़ना चाहते नहीं थे, तो बिना इच्छा की हो गया। दूसरा, यदि आपने पूरे काम किए हैं तो एक अधूरे भी रह गए थे। यदि आप पूरा कर सकते हो तो जो अधूरे रह गए उनको ही पूरा कर दो। वो कैसे अधूरे रह गए? आप करने वाले हो ना, आपकी इच्छा से हुए हैं, तो उन अधूरे काम को ही पूरा कर दो। और यदि उनको पूरा नहीं कर सकते तो जो पूरे हुए हैं वो भी आपने कहाँ पूरे किए हैं? मतलब वो भी पूरे हुए हैं, और हुए हैं इट मीन्स नेचुरल चीज आ गई। क्योंकि होने और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। होने में नेचुरलिटी है और करने में नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं? जगत का कोई भी काम हमारे द्वारा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? जितना भी काम हो रहा है ये केवल और केवल अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा। और मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं उस समय में? मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अपन ने देखी थी कि जगत का कोई भी काम मेरे द्वारा नहीं होता है, केवल मैं ज्ञाता हूं। अब इस चीज को और समझने के लिए हमने कि वास्तव में हम ज्ञाता कैसे हैं, और ये जगत का जितना भी काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसको समझे बिना जो हम ये सोच रहे थे कि ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान नहीं हो पाता। क्योंकि जब स्वभाव ही समझ में नहीं आएगा वस्तु का स्वभाव क्या है, तब तो सम्यक ज्ञान होगा कैसे? और जैसे ये पता पड़ता है कि वस्तु का स्वभाव ये है, वो क्लिक होते से ही ज्ञान का प्रकाश जो है वो फूट पड़ता है, और हमें वही चाहिए। इसलिए वस्तु के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है कि वस्तु का स्वभाव क्या है, और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये जो हम धर्म कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। जो वस्तु का स्वभाव है उसको वैसा स्वीकार करना, उसका नाम धर्म। बात समझ में आ रही ना? तो वस्तु के बारे में हमें डिटेल से एक बार समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में वस्तु कैसी है, उसका क्या स्वभाव है, वो कैसे काम करती है, उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो सब चीज़ें। तो जस्ट विश्व से अपन प्रारंभ करते हैं कि इस पूरे विश्व में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, बताइए। पुद्गल दिखते हैं, और जीव दिखते हैं, और
और कुछ नहीं? सोचो एक बार। 5 इंद्रियों से तो पुद्गल का ही ग्रह है। हाँ, उसके अलावा कुछ ग्रह नहीं कि 5 इंद्रियों का तो पुद्गल ही पुद्गल उनके पर्याय पुद्गल की पुद्गल होगी पर्याय जो बदल गए वो वही आता है। तो विश्व में क्या क्या चीज़ें हैं? विश्व तो वैसे 6 तरफ से बना है, लेकिन हमारे जो और हमें तो सिर्फ पुद्गल दिखता है। 5 इंद्रियों का जो विषय है वो तो खाली पुद्गल मात्र है। हमें तो वास्तव में जीव भी नहीं दिखता, वो हम चल फिर रहे थे उसके बोल ठीक है। ये जो विश्व है कुल मिला के द्रव्यों का समूह है, क्योंकि जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है उनसे ही तो मिलकर वो विश्व बना हुआ है। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। विश्व की परिभाषा क्या थी? द्रव्यों का समूह वो विश्व और गुणों का समूह वो द्रव्य। अब दोनों परिभाषाओं में समूह शब्द है। इस समूह शब्द का क्या अर्थ है? क्या ये एक ही है या फिर इसका कोई अलग अलग भाव है? सबके गुण तो अलग अलग है, सभी द्रव्यों के गुण तो भिन्न नहीं। गुण की बात नहीं कर रहा मैं समूह शब्द की बात कर रहा हूँ। विश्व की परिभाषा में भी समूह शब्द आया और द्रव्य की परिभाषा में भी समूह शब्द है। क्या दोनों ही समूह एक ही शब्द मतलब एक ही भाव को इंडिकेट कर रहे हैं या फिर दोनों समूह का कोई अलग अलग? भाव तो एक ही है, वहाँ द्रव्यों का समूह है, वहाँ गुणों का समूह है। मतलब समूह का मतलब तो इकट्ठे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जैसे 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। उधर गुण है अनंत गुणों का समूह वो द्रव्य है। समूह का मतलब ये कि बहुत सारी चीजें इसमें हैं, संख्या अपेक्षा बहुत सारी है। मतलब देखो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बोरा जानते हो? बोरा जिसमें अपन कुछ भी भर देते हैं, ठीक है ना? तो चावल, गेहूँ, मक्का, राजमा और मूंग, इन सबको इकट्ठा करा अपन ने और बोरे में भर दिया। वो बोरा काहे का कहलाएगा? अनाज का बोरा कहलाएगा, ठीक है ना? तो चावल, गेहूँ, मक्का इन सब का समूह जो है वो क्या कहलाता है? अनाज का बोरा कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर एक समूह शब्द आया। दूसरा नमक, नींबू, पानी, शक्कर इन सब का समूह क्या कहलाता है? शिकंजी कहलाता है, ठीक है? यहाँ एक समूह शब्द आया। तीसरा कठोरता, मिठास, सफ़ेदी इन सब का समूह मिश्री की डली है। यहाँ पर एक समूह शब्द आया। क्या इन तीनों उदाहरणों में जो समूह शब्द है वो एक ही है या अलग अलग है? समूह शब्द तो एक, पर भाव अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। हाँ, वो भाव की बात कर रहा हूँ मैं। अलग टाइप शब्द तो एक ही है, भाव में क्या अंतर है? क्या अंतर है? नहीं ये बात नहीं है। जहाँ पे आपने अनाज का समूह बोला है, हाँ। वो एक क्षेत्र वहाँ में रह रहे हैं मान। जहाँ शिकंजी में तो उनका और भी करीबी संबंध है। एक बिल्कुल एक होते हुए दिखाई दे, बड़े अनुभव करने में पता चलेंगे वो। हाँ, और एक आपने क्या बोला था? हाँ, वो तो वही चीज है, बस उसमें तो और भी बारीकी आ गई है। वो तो वही चीज है, उसमें धीरे धीरे बारीकी की ओर जा रहे हैं। पहले एक क्षेत्र का संबंध था, फिर अनुभव करने में ये ऐसा अलग अलग छाट लिया है। फिर वो तो वही चीज है, बस उसमें खट्टा, मीठा, चिकनापना, सफेदी, वो एक ही चीज है, थोड़ा अंतर। मतलब समूह शब्द में अंतर हुआ ना? तो ऐसे ही द्रव्य की परिभाषा और विश्व की परिभाषा में समूह शब्द है, वहां पर अलग अलग भाव है समूह का कि एक ही है कि होगा? अलग ही लग रहा है। अच्छा, मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इन 3 एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल द्रव्य की परिभाषा पर घटित होगा और कौन सा एग्जाम्पल विश्व की परिभाषा पर घटित होगा? मिश्री वाला तो होगा द्रव्य पे। नहीं, अनाज वाला तो होगा द्रव्य पे। अनाज वाला द्रव्य पे होगा। और हाँ, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो विश्व पे होगा। ठीक है। जो अनाज वाला। हाँ। और दूसरा कौन सा पूछा आपने? एक तो विश्व का हो गया ये तो। 3 एग्जाम्पल थे। एक अनाज का बोरा था, दूसरा शिकंजी थी और तीसरा मिश्री की डली थी। हाँ, तो वो तो समझ में आ गया। तुमने विश्व का बताया कि 6 सब इकट्ठे रह रहे विश्व में। दूसरा
हाँ, गुण का मैंने पूछा ही नहीं है, काले द्रव्य का द्रव्य का पूछा है मैंने। एग्जाम्पल 3 दिए हैं, चीज़ें 2 बताई। पूछो तो हम भूल जाए तो बात अलग है, जब बिना पढ़ाए आप उससे पूछ रहे हो तो हमें इतने हम तो अज्ञानी जीव, हमें आता कहाँ है? तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। ना ज्ञानी की क्या बात है? आपको ये पता है 6 द्रव्य का समूह विश्व है, ठीक है, गुणों का समूह द्रव्य है, ये तो आपको पता है। गुणों का समूह मतलब समझते हो आप? पहले वाला द्रव्य का हो गया, अनाज वाले द्रव्य का हो गया, है ना। गुण का तो वो मिश्री है, चिकनापना, वो गुणों का समूह हो गया, वो मिश्री हो गया एक का। अब वो शिकंजी में कंफ्यूज कर दिया आपने, क्या शिकंजी बोल रहे हैं? में सारे गुण इकट्ठे हैं, तो इसके अंदर ऐसे आया है कि 6 के 6 द्रव्यों के अंदर एक क्षेत्र का समूह है। सारे द्रव्य और गुण के अंदर नित्य तादात्म्य समूह है और एक गुण का दूसरे गुण के साथ अविनाभावी संबंध है। भैया ये तो कंफर्म हो गया, जो मिश्री वाला है वो गुण का है ना, जो मिश्री का सफेद पना। गुण का यहाँ पर बात ही नहीं है, यहाँ द्रव्य और विश्व, द्रव्य और विश्व, द्रव्य का कौन सा है? तीनों में से द्रव्य का कौन सा है और विश्व का कौन सा है? अभी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी ऐसा लग रहा है कि वो ये चीज़ पढ़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। द्रव्य मतलब आप ये समझो, ये पंखा हो गया, ये चीज़ हो गई, ये शास्त्र जी हो गए, ये आपको जितनी भी चीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। वास्तव में तो जब अपन सूक्ष्मता में जाएंगे तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी, पर ये मोटे मोटे रूप में कहो, ये समुंदर है, ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सबको मिला दिया अपन ने, तो इन सब द्रव्यों को इकट्ठा कर दिया, क्या बन गया? एक विश्व बन गया, ठीक है। तो द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है। और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण मतलब क्या होते हैं? क्वालिटीज, ठीक है ना। वाला द्रव्य हो गया। अभी रुको, अभी एक बार बता दूं मैं उनको कोई क्लियर नहीं हो रहा है। गुणों का समूह द्रव्य है। गुणों का समूह द्रव्य मतलब द्रव्य मतलब कोई एक चीज जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हों। अब कितने गुण पाए जाएंगे? विशेषण कह लो, बहुत सारे गुण पाए जाते हों। कितने गुण? अनंत गुण, पर कुछ आपको हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे एक नींबू, एक मान लो द्रव्य है, क्योंकि अपन ने क्या कहा विश्व में कि बहुत सारे द्रव्यों से मिलकर जो बने, तो नींबू एक भी द्रव्य हो गया। अब नींबू का गुण क्या है? खट्टापन, पीलापन, ये उसका गुण हो गई, ये उसकी एक क्वालिटी है। तो उन सारी क्वालिटीज का समूह वो क्या कहलाएगा? एक द्रव्य। अब देखो, खट्टेपन से अपन को तुरंत क्या ध्यान में आता है? नींबू, एक विशेष प्रकार का खट्टापन। खट्टेपन से इमली भी ध्यान आती है, पर वो एक विशेष प्रकार का खट्टापन है। दोनों एक खट्टेपन में अंतर है। तो इसकी क्वालिटीज नींबू में है, इसकी क्वालिटीज इमली में है, और अलग प्रकार के। अब मीठापन से क्या चीज़ आती है दिमाग में? शक्कर, चीनी, ठीक है। तो ये एक अलग क्वालिटी हो गई। ऐसे उसके अंदर केवल चीनी में केवल मिठास नहीं है, अनंत गुण है। सफ़ेदी भी है, कठोरता भी है, ठीक है ना, क्रिस्टलपना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे अनंत गुणों का समूह वो क्या कहलाता है? एक द्रव्य, ठीक है ना। जैसे अपन ने नींबू एक द्रव्य कहा, तो उसमें कुछ गुण अपन ने गिना दिए, पर ऐसे कितने द्रव्य गिनाएंगे हम? तो इसलिए एक द्रव्य को एक सेपरेट करने के लिए, कॉमन फैक्टर लेने के लिए हमने गुणों के समूह को द्रव्य कह दिया। बात समझ में आई? अब जैसे लाइट भी एक द्रव्य है, तो इसके कौन कौन से गुण हो गए? हमें कैसे पता पड़ा कि ये लाइट है? तो उसके गुणों की व्याख्या की हमने कि इसमें प्रकाश बहुत शानदार है, तो जहां प्रकाश है मतलब वो लाइट है, ठीक है ना। अब जहां से भी लाइट आ रही है, यदि सूरज से भी लाइट आ रही है, तो वहां भी प्रकाश हो गया। तो ऐसे हम मतलब एक उदाहरण दिया, जस्ट मैंने एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो उससे हम गुणों के माध्यम से हम द्रव्य को पकड़ लेते हैं। अनंत गुणों का समूह जो है वो द्रव्य कहलाता है। और द्रव्यों का जो समूह है, तो बहुत सारे द्रव्य जहां इकट्ठे हो गए, तो जहां सारे द्रव्य इकट्ठे हो गए वो क्या कहलाता है? एक विश्व कहलाता है। अब द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहां पर समूह शब्द है, क्या दोनों ही परिभाषा में जो समूह शब्द आया है वो एक ही है या अलग अलग है? तो इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना। एक अनाज का बोरा है, एक शिकंजी है, और एक मिश्री की डली है। अब इसमें तीनों ही एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल विश्व की परिभाषा पर घटित होता है और कौन सा एग्जाम्पल द्रव्य की परिभाषा पर घटित? गुणों की बात ही नहीं कर रहे अपन। अनाज का बोरा है, उसमें अलग अलग वैरायटी के अनाज हैं। एक शिकंजी है जिसमें नींबू, नमक, शक्कर, चीनी जो भी आप डालते हो वो है,
ठीक है, और एक शक्कर की डली है, उस शक्कर की डली में कठोरता भी है, मिठास भी है और सफ़ेदी भी है, ये सारी चीज़ उसमें पाई जा रही है। तो उन सब का समूह अपन मिश्री की डली कह रहे हैं। अब किस समूह से आप किस द्रव्य विश्व को जोड़ोगे या द्रव्य को जोड़ोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। अनाज के वाले तो ही तरह तरह के अनाज है, वो तो विश्व हो गया। विश्व हो गया, बराबर। और शिकंजी का भी विश्व हो गया। सिकंजी का ही विश्व हो गया। और मिश्री का जो मीठा पानी वो गुण है। गुणों का शिकंजी वाला गुण है और मिश्री वाला द्रव्य है और मीठा गोले वाला जो है वो है पूरा विश्व। भैया शिकंजी वाला भी आप वो बोलोगे, गुण की मैंने पूछी नहीं है। उनकी तो पूछी नहीं ना, इसमें हम इसमें वो कंफ्यूज क्या हो रहे लोग, दो तो विश्व में चले मैं जा रहे हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हमें यदि ये चीज़ हम बारीकी से पढ़ेंगे ना, तब जाके हमें बिल्कुल सही नॉलेज होगा कि वास्तव में वस्तु व्यवस्था कैसी है, ये द्रव्य किस रूप में पाए जा रहे हैं। हम नॉर्मली पढ़ देते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, पर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते, तो हमें वो चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाती। ये समूह शब्द से मैं अकर्तृत्व तो निकालने वाला हूं अभी, बात समझ में आ रही है? क्या अंतर है, मतलब किसको किस एग्जाम्पल में डालोगे आप? अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। कितना समय है अपने पास? आधा घंटा है। जो अनाज का समूह है, ठीक है ना, अनाज के समूह में नमक क्या बोलते हैं इसको, अनाज, ये क्या, चावल भी है, गेहूं भी है, मूंग भी है, मोट भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, सारी चीज़ें हैं। इन सब का जो समूह है उसको अपन कह रहे हैं अनाज का बोरा, ठीक है। अब क्या जैसे ये अनाज का समूह है, क्या वैसे ही द्रव्यों का समूह विश्व है? वहाँ तो एक क्षेत्र में सारे द्रव्य, यहाँ तो एग्जैक्टली, बस यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब आप शिकंजी में ये चीज़ देखो, हाँ जी, वहाँ एक घुल मिल गए हैं सारे। दोनों चीज में बहुत बहुत माइनर है, बस 2 चीजें हैं। पहली, जो द्रव्य रहते हैं ना विश्व में, जो अपन कहते हैं कि द्रव्यों का समूह विश्व है, वहां द्रव्य समूह किस रूप में रहता है? द्रव्यों का समूह किस रूप में है कि एक ही जगह पर सारे द्रव्य रहें, एक ही प्रदेश पर रह सकते हैं और सारे द्रव्य अलग अलग रहेंगे। अब देखो, बोरे के एग्जाम्पल पर देखो, सारे द्रव्य आपको अलग अलग तो दिखाई दे रहे हैं, पर जहां चावल है क्या वहां गेहूं है? क्या वहां मक्का है? अब शिकंजी पे आओ, एक ही बूंद आप लो, एक ही बूंद पर आपको नमक भी मिलेगा, शक्कर भी मिलेगी, नींबू भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी, और सबकी सत्ता एकदम न्यारी न्यारी है। ये विश्व इस तरह से एक एक द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है और कोई किसी को करने वाला नहीं है। ये समूह शब्द से ये चीज निकल के आती है। अकेले वो दोनों में समूह है। दोनों में समूह है, पर कितना बड़ा अंतर है, हम समझ ही नहीं पाते ये चीज। समूह शब्द से मतलब ये चीज निकल के आ रही है कि एक ही जगह पर रहते हैं सारे द्रव्य, पर एक ही जगह पर रहकर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं है। जैसे शिकंजी में है, शिकंजी में जो एक बूंद आपने ली है, वहां पर नमक मतलब NaCl, वो उसके क्वालिटी एकदम अलग है, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कह रहे हैं, तो वहां पर वो द्रव्य एकदम अलग है। जो जल है H2O, उसकी क्वालिटीज एकदम अलग है, वो एक द्रव्य अलग हो गया। जब आप लेबोरेटरी में ले जाओगे ना, तो H2O अलग कर दोगे, NaCl अलग कर दोगे, ऐसी शक्कर की जो क्वालिटीज हैं वो शक्कर की क्वालिटीज अलग कर दोगे। वहाँ क्वालिटीज से आप द्रव्य की पहचान करोगे।
वास्तव में क्वालिटी से ही द्रव्य की पहचान होती है। इसलिए अपन ने द्रव्य की परिभाषा क्या बनाई, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो कितने गुणों का समूह, अनंत गुणों का समूह द्रव्य कहलाता है। और उन द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं, वो विश्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन पंडित जी यहाँ पर जो शिकंजी है उसमें सभी चीज़ों को मिलाया हुआ है। ऐसे अगर विश्व में ऐसे मिल जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, जो अलग अलग गैस है, फिर तो सारा बवाल हो जाएगा। मिले कहाँ हैं? मिलने को तो वो घोल तो है ना, जभी तो एक बूंद में सब चीज़ों का वो आ रहा है। मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मिले नहीं है। मिल तो सकता ही नहीं, क्या है, दो द्रव्य, लेकिन वहाँ पर जो आपस में एक कलेक्टिव फॉर्म तो है। जब तो आपने एक बूंद ली तो उसमें शिकंजी की, नींबू की या मीठा भी है, सब कुछ है। अगर ऐसे हम द्रव्य की बात करेंगे विश्व की, तो सारी गैस आपस में मिलेगी, चाहे मिल के मिले नहीं आपस में, तो वहाँ पे डिजास्टर खड़ा हो जाएगा। तो कैसा खड़ा हो जाएगा? क्योंकि वहां पर हमें सारी चीज मिली हुई दिखाई दे रही है, पर मिली नहीं है। ऐसे ही विश्व में हर द्रव्य मिला हुआ दिखाई दे रहा है। ये जीव पुद्गल का पूरा मीठा अपने गुण से मीठा है, खारेपन से नमक मालूम, अलग अलग वो हमें टेस्ट से पता पड़ ही जाता है। हाँ, वहीं पर हर द्रव्य है, धर्म भी वही है, अधर्म वही है। लेकिन जो शिकंजी में तो हमने डेलिबरेटली सब आइटम मिला ही है, वहाँ कोई ऐसा कोई मिला नहीं सकता। और वहाँ पे अगर ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि उदाहरण एक देश है, अगर इसको वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये लगेगा नहीं। वो तो एक देश एग्जाम्पल है, हमें तो केवल इतना समझना है एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक ही जगह पर पाए जाते हैं, फिर भी सबकी सत्ता अलग अलग है। सही है, वो तो आपकी बात सही है, क्योंकि आकाश के एक प्रदेश पे सारे जितने भी विश्व के वो हैं द्रव्य, उनकी पर्याय वहाँ पे वो सब स्थित है। हाँ फिर भी तो अलग सही है। है, वो तो होते हुए भी अलग है, वो तो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ ये वाला चलो नहीं, बिल्कुल ठीक है भैया, अगर हम अनाज के बोरे की तरह मान ले फिर तो वो ही नहीं रहेगा। हाँ, फिर अलग अलग तो रहेंगे, पर एक ही जगह पर पाई जाएगी, ये चीज सिद्ध नहीं होगी। तो एक देश होता है। हाँ, दृष्टांत एक देश है, तो उसको वैसे ही लेना है, ठीक है ना। उसको अपन को पूरा घटित नहीं करना है, जो अपनी मेन चीज है वो निकालनी है अपन को, तो ठीक है ना। और उसका तो ठीक है कि हर प्रदेश पे 6 के 6 द्रव्य है, ऐसा तो है नहीं, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें 6 द्रव्य ना हो। हाँ, 3 लोक में तो ऐसा ही है। अब उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से उदाहरण अब कैसे समझाएं, मिला के ही बताना पड़ेगा। हाँ, शिकंजी वाला, नहीं तो उस किसी भी तरीके से उदाहरण बैठेगा ही नहीं हाँ, समझाने का। इसलिए तो अपन ने कहा अब मिश्री की वो क्या बोल शिकंजी की एक बूंद लो, चाहे उसके बिल्कुल आप पार्टीशन करते जाओ और बिल्कुल बिल्कुल अंतिम हिस्सा बचाओ, तो उस अंतिम हिस्से में भी नींबू भी है, नमक भी है, सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही विश्व का जो प्रदेश है, प्रदेश मतलब आकाश का सबसे छोटा अंश, उस प्रदेश पर सारे द्रव्य पाए जाते हैं। और सारे द्रव्य पाए जाते हुए भी सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है, कोई किसी में मिलता नहीं है, नींबू नमक रूप नहीं होती। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे विश्व की सत्ता खत्म हो जाएगी। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, और ये आज तक हुआ नहीं। इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, होता ही नहीं है। आप कितने ही मिलाने की कोशिश करो, नहीं होता। ये पढ़ेंगे हम अगुरु लघुत्व गुण, जब पढ़ेंगे ना तब ये आएगी चीजें। अगर दूसरी तरफ से परिभाषा हम देखें, हाँ, तो द्रव्य के हर अंश में सारे गुण हैं, अनंत गुण हर द्रव्य के अंश में है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो वहाँ पे भी लगेगा कि एक बूंद आपने ली, उसके अंदर अनंत गुण आ गए, जैसे यहाँ आए शिकंजी के। और जो विश्व की बात है तो उसके अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही। देखो अब इसमें इसको कोई बता पाएगा? हम शिकंजी में इन्होंने कहा, समझ में आया आपको? इन्होंने ये कहा कि आपने शिकंजी के माध्यम से ये तो बता दे कि सब मिले हुए हैं, तो ऐसे तो गुणों में भी मिले हुए हैं, सब वहीं के वहीं हैं, तो फिर इसको अलग कैसे करो? अब इसमें अंतर कैसे करोगे? यहाँ पर अंतर ऐसे होगा, इसलिए मैंने मिश्री का डली का एग्जाम्पल दिया अलग से। मिश्री की डली में से ऐसा नहीं हो कि शक्कर निकल जाए, पर शिकंजी में से ऐसा हो सकता है
उसमें से यदि आप चाहोगे तो पानी अलग हो जाएगा, उसमें शक्कर अलग हो जाएगी। यदि आप लेबोरेटरी में ले जाओगे तो आप अलग अलग कर दोगे उन चीज़ों को। हो जाएगा, मीठा अलग हो जाएगा। और ये तो हमें बिल्कुल अलग अलग समझ में आ रहे हैं। बता भी सकते हैं मीठा ज्यादा हो गया, खट्टा अनुभव से टेस्ट। हाँ, टेस्ट से वो तो चीज़ सिद्ध है ही है। लवण की नमक तेज हो गई, हाँ, बता नहीं सकता। पर ये तो हमें स्वाद से सीधा स्पष्ट अनुभव में आ ही रहा है, पर जब हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं वहाँ पर भी अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है NaCl बिल्कुल अलग है, वो NaCl रहा, ये H2O है, ये J है, ये J है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और गुणों में ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि गुण तो बिल्कुल, द्रव्य में ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि द्रव्य तो पूरे गुणों का अभेद है। वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि ये ज्ञान गुण अलग जा रहा है, दर्शन गुण अलग जा रहा है, या फिर ये जो कठोरता है वो अलग है, मिठासपन अलग है, अलग अलग नहीं जाती, एक ही जगह पर सारी चीज़ें हैं और उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ शिकंजी में तो आप अलग अलग कर पाओगे, पर मिश्री की डली में अलग अलग नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिकंजी है उसमें आपने जितनी भी आइटम मिलाई वो सब द्रव्य रूप है। एग्जाम्पल में तो यही लेंगे ना, अलग अलग क्योंकि द्रव्य द्रव्य है ना, आपके हिसाब से जो चीनी मिलाई वो भी द्रव्य है, हाँ, जो नींबू मिलाया वो भी द्रव्य है। हाँ, इसी से तो एग्जाम्पल पूरा बनेगा कि हाँ वो जी। सब द्रव्य रूप में है। हाँ, द्रव्य और रूप में। उनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो एक ही जगह पे इसीलिए एक में एक है। हाँ। और ऐसा है कि जैसे पूरा एक ही हो गया। हाँ, अब है ना, आप समझ में आए। हाँ। उनको ये मानना पड़ेगा कि ये सारे द्रव्य रूप से मिलाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। गुण रूप से नहीं मिले। हाँ, गुणों को थोड़ी ना मिलाया अपन ने, इसलिए तो मैंने ये दो चीज़ें कही कि द्रव्य की परिभाषा और गुण की परिभाषा, एक विश्व की परिभाषा, दोनों चीज़ों में समूह शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। शब्द तो एक सा लग रहा है, पर जब हम बहुत गहराई से विचार करते हैं तो एक एक चीज़ समझ में आती है कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ समझ में आ रही है समूह शब्द की व्याख्या करके कि विश्व में किस प्रकार से द्रव्य रहते हैं। एक ही जगह पर रहते हुए भी सारे द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हैं, सबकी सत्ता जो है न्यारी नारी है, कोई किसी को करने वाला नहीं है, कोई किसी को छूने वाला नहीं है, अकर्तृत्व चीज सिद्ध होती है। समझ यार क्लियर हो गया। सही मायने में तो जो गोरा है ना, जिसमें गेहूं दाने पड़े हैं, वो तो एक किस्म से काला की तरह है। हाँ, वो काला अलग अलग, वो बिल्कुल, हाँ, वो एक दूसरे से लिंक नहीं है। लिंक नहीं है, छह के छह जो मिलाए लिंकेड है, एक उसमें बिल्कुल। वहाँ पर कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग, गेहूँ बिल्कुल अलग है, चावल बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग अलग हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। और उन सबका समूह वो अपन कह रहे हैं। बात समझ में आई ना। तो वो तो ना तो विश्व पे घटित होगा ना द्रव्य पे घटित होगा। और जो शिकंजी वाला एग्जाम्पल है वो घटित होगा आपका काय पे, विश्व पे। और जो नमक की डली या फिर मिश्री की डली है वो काय पे घटित होगा, द्रव्य पे, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। उसका सोने का भी उदाहरण है ना, सब्यसाची गाथा में कि चिकनापन भी है, पीलापन भी है, वो सारी चीज़ें एक हो गई। वो मिश्री की डली कहो, नमक की डली कहो, या फिर नींबू के लो, सोना के लो, चांदी के लो, जो कहना हो के लो, क्योंकि कोई भी द्रव्य ले लो फिर उसके गुणों को देख लो। बात बराबर। बोरा है ही नहीं बोरा तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला आपको, ताकि आपको वो स्पेशल समझ में आए कि ये चीज़ वास्तव में क्या है। बोरे में हमें अलग अलग तो दिखाई दे रहे हैं, पर सब एक जगह पर रहते हैं, ये चीज़ सिद्ध नहीं होती। सबकी क्षेत्र भी अलग अलग है। हाँ, वहाँ पर सब क्षेत्र अलग अलग हैं, एक प्रदेश पर सबका, एक प्रदेश पर नहीं है। सबका अस्तित्व आगे है। बात समझ में आ रहा है। प्रदेश मतलब समझ रहे हो, प्रदेश क्या है? प्रदेश मतलब एरिया का सबसे छोटा अंश, जो सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे इतना बड़ा एरिया है, ये कितना बड़ा एरिया होगा, 200 गज। 200 गज का जो सबसे छोटा हिस्सा है, जिसका आप दूसरा टुकड़ा नहीं कर पाओ, उस एरिया का सबसे छोटा जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है प्रदेश। एरिया का, एरिया मतलब होता है क्षेत्र, और क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है प्रदेश। बात समझ में आ रही है। और उस प्रदेश पर जो चीज, एक प्रदेश पर जो अणु आता है वो एक परमाणु कहलाता है। वैसे एक परमाणु, वहां पर तो अनंत परमाणु भी आ सकते हैं एक प्रदेश पे, एक ही प्रदेश पर एक प्रदेश को यदि मोटे रूप से लें तो एक परमाणु अपन देखते हैं।
या फिर परमाणु की तरफ से भी उसकी परिभाषा बनाते हैं कि एक परमाणु जितने अंश को घेरता है, जितने प्रदेश को, मतलब जितने आकाश के एरिया को घेरता है, वो प्रदेश कहलाता है। पर उस एक प्रदेश में सब चीज अनंत भी आ सकते हैं। तो आत्मा के एक प्रदेश पे असंख्यात प्रदेश आत्मा के भी आ सकते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है। हाँ। तो वो एक प्रदेश पे आ सकती है या असंख्यात प्रदेश? वो तो असंख्यात प्रदेश ही है ना। हाँ तो अच्छा सॉरी, प्रदेश ही है, असंख्यात ही है, तो हाँ। असंख्यात प्रदेश ही है। हाँ। और अगर पुद्गल अनंत प्रदेशी है तो वो एक उस पे नहीं आएगा। पुद्गल एक प्रदेशी है। हाँ, वैसे तो एक प्रदेशी है, परमाणु स्कंद मिल के जो अनंत प्रदेशी है वो तो एक प्रदेश पे आ सकता है। वो एक प्रदेश पे आ सकता है। प्रदेशी है तो कम से कम असंख्यात प्रदेशी तो है। भैया हाँ। एक मिनट, जो पुद्गल का स्कंद बन गया वो अनंत प्रदेशी है। हाँ। तो वो एक प्रदेश में कैसे आ सकता है? वो आ सकता है। वो संकोच विस्तार शक्ति है। संकोच विस्तार संकोच नहीं है, विस्तार तो हमारे में भी है। अवगाहनत्व है। संकोच विस्तार ऐसी है कि इतना बड़ा भी हो सकता है और बिल्कुल छोटा भी हो सकता है। नहीं मतलब वो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद एक प्रदेश पे आ सकता है। हाँ। पर असंख्यात प्रदेशी आत्मा एक प्रदेश पे नहीं आ सकती। वो तो असंख्यात, वो प्रदेश के हिसाब से डिफाइन होगा ना। असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। आप तो स्कंद की बात कर रहे हैं, तभी परमाणु तो एक प्रदेशी है। वो तो परमाणु, ठीक है। हाँ। पर स्कंद बन गया, मान लो असंख्यात प्रदेशी वो हो संकोच गया। विस्तार शक्ति ऐसी है, एक दूसरे में वो कंबाइंड हो जाते तो हैं। वो तो आत्मा में भी संकोच विस्तार पटेल जी उसमें संकोच विस्तार शक्ति नहीं, अवगाहनत्व शक्ति है। संकोच विस्तार शक्ति जीव में होती है। हाँ, जो भी, हाँ, अवगाहन शक्ति कह लो। और जो इनका प्रश्न है ना, उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि वो एक परदेशी है पुद्गल, हाँ। और अपर्देशी भी बोलते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल। लेकिन आत्मा कभी एक परदेशी नहीं हो सकती, वो शुरू से ही असंख्यात परदेशी है, इसीलिए असंख्यात। वो तो मैंने बिल्कुल, उन्होंने बोला आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो एक प्रदेश पे नहीं आ सकती, बात ठीक है। पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है तो एक प्रदेश पे आ सकता है, यहाँ तक भी बात ठीक है। अगर पुद्गल का स्कंद जो बन जाता है वो या तो असंख्यात प्रदेश है या अनंत प्रदेश है, तो एक प्रदेश पे कैसे आ सकता है? जब ऑलरेडी उसको भी तो उसी तरह डिफाइन कर रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशी स्कंद है या अनंत प्रदेशी स्कंद है, तो एक प्रदेश पे कैसे आ सकता है? वो बना काय का है? पुद्गल का बना है। पुद्गल कितने प्रदेशी है? तो इससे क्या मतलब है भैया? अगर एक चीज और सुनो, अगर वो अनंत परदेशी और ये जो लोग है ये तो असंख्यात परदेशी है, हाँ। फिर तो वो अलोकाकाश में चले जाएगा। ऐसा अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि लोग तो वो है असंख्यात असंख्यात परदेशी प्रदेशी है, है। अनंत कहोगे तो वो तो लोग से भी बात कर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ एक पुद्गल जिसके अंदर अनंत प्रदेश है, सिर्फ होने की शक्ति है। 6 के 6 द्रव्यों के अनंत अनंत वो एक प्रदेश पे आ सकते हैं। लेकिन जीव फंडामेंटली उसके असंख्यात वो प्रदेशी उसके उतने। वो असंख्यात प्रदेशों में ही आएगा। ठीक है ना। ये बात वैसे लॉजिकल है कि भाई जब वो मतलब असंख्यात प्रदेशी हो गया परमाणु, मान लिया स्कंद बन गया, कि वो एक प्रदेश पे फिर कैसे आएगा? ये लॉजिकल है बात तो। हाँ, बस मुझे ये जब आप देखो, मैंने बोला इसको आत्मा- एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ मेरे आपको। को अभी भी समझ में नहीं आया। हाँ, अभी एग्जाम्पल देख लो आप तो इसका। क्लियर भी पहले चलती थी ये स्टोरेज चलते थे ना, ये अपन जो कोई भी डाटा स्टोर करते हैं ना, तो डाटा काहे में स्टोर करते हैं अपन? मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। इसमें आज से आप 20 साल पहले जाओ, 20-25 साल पहले, उस समय में डाटा स्टोरेज के लिए क्या व्यवस्था थी? वो बड़े बड़े माइक्रो, एक एक कमरे बराबर स्टोरेज होते थे, और उसमें डाटा कितना होता था स्टोर? केबीओ में। ठीक है ना। तो जगह ज़्यादा और डाटा कितना? 32 केबी, 64 केबी, इतने ही। अरब जीबी में आने। ठीक है। अब आप देखते जाओ आगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, स्पेस कम होता गया और डाटा जो था उसका साइज बढ़ता गया। डाटा मतलब क्या होता है? डाटा मतलब चीज़ें। तो चीज़ें एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आती जा रही हैं और स्पेस कम होती जा रही है। तो अनंत पुद्गल परमाणु पहले समय सारजी को
इतनी जगह चाहिए, इतनी पूरी जगह चाहिए, पर इस समय सार जी की हमने PDF फाइल बना ली, अब वो इतने से मोबाइल में आ गए, ठीक है ना। इतने से मोबाइल में भी हम कह रहे हैं, वास्तव में तो वो इतनी से जो वो कार्ड है ना उसमें ही आ गई वो, तो ये पूरा समय सार जी उसमें आ गया कि नहीं आ गया। और ये समय सार जी तो उसमें केवल वो एक भाग के रूप में है, उसमें और भी कितनी सारी चीजें हैं। कितने समय साथ जा रहे हैं। हाँ, बात समझ में आ रही ना। तो टाइम के हिसाब से ये तो अभी विज्ञान तरक्की कर रहा है, जैन धर्म तो पहले ही ये चीज कह चुका है कि एक ही प्रदेश पर अनंत पुद्गल द्रव्य आ सकते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा क्यों नहीं आ सकती, एक ही। क्योंकि बेसिकली फंडामेंटल चीज है ना, आत्मा जो है वो असंख्यात प्रदेशी है और पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है। वो एक प्रदेश उस समय तो स्कंद के रूप में तो वो असंख्यात प्रदेश। स्कंद मतलब क्या, स्कंद मतलब क्या चीज है। हाँ, अनंत पुद्गल परमाणुओं का या फिर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो मिलाप हुआ है वो स्कंद है। तो बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है, कितने प्रदेशी है वो, एक प्रदेशी रहा। पर जब स्कंद बना तो बहुत सारे, बहुत बड़ा हो गया ना, तो कैसे आ जाए? अब बड़ा कर दो, बड़ा करने के बाद जब आपने फिर से समेटा तो एक प्रदेश पर बाकी आ गए कि नहीं आ गए। तो इसका मतलब आत्मा हाथी के शरीर में होता है, चींटी के शरीर में संकोच हो जाता है, तो बिल्कुल एक प्रदेश पे क्यों नहीं आ सकता, एक प्रदेशी कोई जीव हो उस पे क्यों नहीं आ सकता। उसके प्रदेश ही उतने हैं ना, असंख्यात ही प्रदेश हैं। भैया समझ नहीं आया, आत्मा हाथी के शरीर में भी है, चींटी के शरीर बहुत से बहुत छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया हाथी के शरीर। कितना भी संकोच कर लो, हाँ। आत्मा एक प्रदेश में नहीं आ सकता। अच्छा, आत्मा के सारे प्रदेश एक प्रदेश में इकट्ठे नहीं हो सकते। उसको संख्यात प्रदेश वो असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा। सुई की नोक पे असंख्यात प्रदेश है, सुई की नोक पे असंख्यात प्रदेश है। इसका पंडित जी पता क्या सिद्धांत है कि जो फंडामेंटल देखते हैं ना, जैसे 6 द्रव्य है, तो जो जीव है वो संख्यात प्रदेशी है, पुद्गल एक प्रदेशी है। हाँ, यहाँ एक पहले एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, और धर्म अधर्म और आकाश, ये धर्म और अधर्म तो एक है संख्या की अपेक्षा, लेकिन ये प्रदेशी है। प्रदेशी है। ऐसे ही आकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। कालानु एक एक भिन्न भिन्न होते हुए वो जितने भी हैं वो असंख्यात हैं, असंख्या संख्या में असंख्या बराबर। अब क्या है कि जो पुद्गल एक प्रदेशी है, उस एक प्रदेश के अंदर उसके कितने ही अनंत हो जाए उस एक प्रदेश में स्थित हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक प्रदेशी है। इवन 3 काल के पुद्गल, 3 लोक के पुद्गल सब आ जाएंगे एक उसमें। प्रदेश में आ जाते हैं। और इसका तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया ना, इतनी सारी चीजें सब आई गई ना वहाँ पे। आकाश के एक प्रदेश, तो अब इतनी सारी चीजें थी, अब आप कहो कैसे आ गई, कैसे आ गई, तो वो आई गई ना, दिख ही रही है हमें। वैसे आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, हम भी एग्जांपल ये दे रहे कि हाथी से मान लो अभी तो हमें पता चलता है, मैं वही तो चीज कह रहा हूँ। हाथी से आपने एक चींटी में आकर उसके प्रदेशों में कोई कमी नहीं, संकोच हो गया। ऐसे आपने बता दिया कितना बड़ा पुद्गल का वो था स्कंद, वो छोटा एक सिम में आ गया। हम भी कह रहे हाथी की प्रदेश की आत्मा एक चींटी में आ गई, हम भी तो यही लॉजिक दे रहे। ऐसे कैसे होगा, मतलब दोनों में एक फॉर्मूला लगाओ ना, परमाणु तो एक प्रदेश पे आ सकता है, अगर आत्मा संख्यात प्रदेशी होके एक प्रदेश पे नहीं आ सकता, तो फिर पुद्गल स्कंद जो असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी वो एक प्रदेश पे कैसे आ सकता है। देखो इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज, इसमें तर्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, सुनो, बहुत जरूरी चीज कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तर्क केवल आप न लगा सकते हो वो असंख्यात प्रदेशी एक प्रदेशी है, इतना ही तर्क लगेगा। दूसरा एक केवल ज्ञान गम्य है कि वो असंख्यात प्रदेशी कौन कौन से, मतलब असंख्यात प्रदेश पे आएगा, कैसे आ जाएगा, और ये एक प्रदेश पर कैसे आ रहा है। इसका तो सिंपल ठीक है, ये है कि तर्क तो इतना है केवल। पुद्गल का एक प्रदेशी होने से वो सारा अनंत वो एक प्रदेश में आ सकता है। हाँ, वो सिंपल बात है। ये असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, तो इसके असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। हाँ, उससे कम में आएगा। ये केवल तर्क है कि अगर एक परमाणु तो एक प्रदेश पे ही आना चाहिए, वो तो कि उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन वे असंख्यात या अनंत परमाणु कैसे आ जाते हैं। मैं वही चीज तो बता रहा हूँ, तर्क तो उन्होंने बता दिया। अब इस तर्क के बाद हमें इस विषय पर ज़्यादा मशक्कत करने का कोई फायदा नहीं है।
फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ना तो हमारे हित की बात है, ना किसी सामने वाले के हित की बात है। भैया हित की बात नहीं बता क्यों रहे हो आपके लिए? हित ही होगा जब भी आप पढ़ा रहे हो। हित है ना इसमें। हित ये है कि एक द्रव्य, एक प्रदेश पर सारे द्रव्य आकर भी सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। मतलब कोई किसी को करने वाला नहीं है। मतलब मैं किसी का करता रहता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, ये चीज़ सिद्ध करनी है। नहीं ये तो बात सही है। हाँ, तो बस इतनी चीज़ समझ में है। इसमें दिमाग लगाना नहीं है कि वो ऐसे कैसे हैं वो, क्योंकि वो हित की बात नहीं है। नहीं, दिमाग लग रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर तर्क हमें समझ में आ गया ना। अब उस तर्क से हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई उसको समझने में। हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये एक प्रदेश ही है, एक प्रदेश पर सारे प्रदेश मतलब पुद्गल के परमाणु आ सकते हैं। उसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया। आपने भी एग्जाम्पल दे दिया कि हाथी से वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो वो संकुच विस्तार हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फंडामेंटल चीज़ ही वो है ना कि वो असंख्यात प्रदेशी और ये एक प्रदेशी है। अब असंख्यात प्रदेशी कितने ही संकोच को प्राप्त हो तो भी असंख्यात रहेंगे, ठीक है ना। और एक प्रदेशी असंख्यात ही रहेगा। पुद्गल एक प्रदेशी है। तो फिर स्कंद में तो अनंत प्रदेशी है। स्कंद तो अपन ने एक बड़ा रूप कहा है, तो वो असंख्यात अनंत प्रदेश घेर रहा है, उसको भी हम एक प्रदेश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली तो एक प्रदेशी है ना। बेसिकली है, पर जब स्कंद बन गया तो एक प्रदेश पे कैसे आ सकता है? ये आपको फिर से समझ में नहीं आए। इसका ये समझो कि जो पुद्गल है वो बिछड़ के एक प्रदेश शुद्ध परमाणु में कन्वर्ट हो सकता है। आत्मा कभी भी असंख्यात प्रदेश से कन्वर्ट होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो एक प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रदेश में ही असंख्यात प्रदेश है तो भी एक प्रदेश पे आ सकता है। अनंत नहीं अनंत तो भी एक प्रदेश पे आ सकता है। और पढ़े इससे अकर्तृत्व क्या निकला? अकर्तृत्व निकला ना कि एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, पर एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को करने वाला नहीं है। बात समझ में, मेन चीज़ तो अपनी ये है, हमें दिमाग ये लगाना है, दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब गहराई से इस चीज़ को बोल रहा हूँ आपके समक्ष कि हमें इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। नहीं लगाना है मतलब इतना दिमाग लगाया हमने, बहुत बढ़िया है, इतना ही दिमाग लगाना है बस। पर वो अब केवल ज्ञानी के लेवल की बात हो, या फिर अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के लेवल की बात हो, या फिर हमारे क्षोभसम ज्ञान की, यदि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी देखा हो तो हमें थोड़ी ना समझ में आ रहा है वो, ठीक है ना। हमें जितना समझ में आता है उतना ठीक है, पर हमें तो अपने हित की बात हमेशा निकालनी है। हित की बात क्या है कि सब द्रव्य इकट्ठे रहते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं है, करता नहीं से भी ज्यादा दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। करना तो और जब बाद में आएगा। हाँ, अब इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना, आपके पास भेज दूंगा तो आप ग्रुप पर डाल देना। नहीं, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ इसलिए, तो मैं आपको भेज दूंगा तो आप ग्रुप पे भेज देना। उसमें ये चीज़ बताइए कि एक द्रव्य मतलब साइंस के लेवल पे ये चीज़ सिद्ध करिए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को छूती नहीं है। हमें दिखाई ये देता है कि छू रही है, पर वो वास्तव में एक प्रेशर होता है जिससे हमें लगता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ छू रही है, ठीक है ना। ये सिद्धांत है। जब छूता ही नहीं है तो करेगा कैसे? और जब करेगा ही नहीं तो ये जो चीज़ हम कह रहे हैं कि बटन चालू किया और पंखा चालू हो गया, या फिर मेरे करने से इतना सब कुछ हो रहा है, ये बात ही खत्म हो जाती है। हमें तो ये अज्ञान खत्म करना है। अज्ञान मतलब ये नहीं है कि ज्ञान नहीं होना, अज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान नहीं होना, सही ज्ञान नहीं होना। बात समझ में आ रही है? मूल चीज को समझो। मूल चीज से यदि हम भटक जाएंगे उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मूल चीज पे टिके रहना बहुत जरूरी है। हमें हर जगह जो है ना अज्ञान पर चोट करनी है, दूसरी चीज पर चोट हो नहीं हो, क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? मूल चीज ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इतनी बात समझनी होगी। और हर जगह जब एक एक द्रव्य अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा कर रहा है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो हम अपने दिमाग में ये कहाँ से मतलब विचार करते हैं कि मैं इसको करने वाला हूँ, या फिर मेरे करने से ये हो रहा है, मैंने ये चालू किया तो ये चालू हो गया, मैंने ये चश्मा उतारा तो ये उतर गया। ये हम कैसे सोच सकते हैं कि मेरे करने से हो रहा है? तो भाई साहब दीपक जी रोज बताओ यहाँ पे कि
एक दूसरे को छूने के लिए, दो द्रव्यों को छूने के लिए आपस में स्पर्श गुण चाहिए। हाँ। स्पर्श एक ही पुद्गल द्रव्य में है, हाँ। अन्य में है ही नहीं, तो दूसरे को छुएंगे कैसे? अच्छा, ये जैसे आता है आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक मतलब परमाणु है, अणु है, तो अब इनका क्वेश्चन उसी आधार से तो था ना बेटे कि फिर उस पर मतलब अनंत प्रदेश कैसे आ जाएंगे, मतलब परमाणु। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका अपन ने समाधान किया ना। अब इससे बढ़कर और क्या समाधान करेंगे? क्योंकि फंडामेंटल में बस वही है। फंडामेंटल चीज वो है ना कि वो असंख्यात प्रदेश ही है, तो असंख्यात प्रदेश मतलब कितने ही संकोच होगा, असंख्यात में हो जाएगा। और चूंकि जीव का नेचुरल जो फॉर्म है वो असंख्यात प्रदेश ही है, तो कम से कम भी होगा तो असंख्यात प्रदेश में होगा। और पुद्गल द्रव्य चाहे स्कंध हो चाहे अणु हो, मूल क्या है? पुद्गल, परमाणु, क्योंकि मूल तो पुद्गल परमाणु ही है। वो तो अशुद्ध पर्याय कह लो उस चीज को, स्कंध जो है वो शुद्ध पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य जो मूल है वो एक प्रदेशी है, तो वो कितना ही कम होगा, मतलब कम से कम यदि होगा तो एक प्रदेश में आ जाएगा। वो एक प्रदेश से आप उसमें से निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो एरिया कवर करता जाएगा, पर सबको वापस आप डाल दोगे एक प्रदेश में फिर समाहित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक प्रदेश पर आपने सारी चीज डालते गए डालते गए डालते गए तो सब एक पे से आ गए, और फिर निकालना चालू किया आपने तो सब फिर वापस अनंत जगह घेर ली उसने। तो एक पे भी आ जाते हैं, अनंत भी घेर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आत्मा अनंत घेरेगा कि नहीं घेरेगा? आत्मा अनंत नहीं घेरेगा, आत्मा संख्याति घेरेगा, क्योंकि उसके असंख्याति है। अब यदि लोकाकाश में ही पूरा व्याप्त हो जाए ना, लोक पूर्ण समुद्घात भी हो जाए, मतलब पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाए, तो लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश है। वहीं से तो सिद्ध होता है लोक पूर्ण समुद्घात में। हाँ, क्या असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा संख्यात प्रदेशी है, वहीं से तो होता है। हाँ, नहीं तो एक शरीर परमाणु लक्षण में तो अब आप ये भी तो देखो, पुद्गल भी तो संख्यात प्रदेशी होना चाहिए। वो अब वो अनंत प्रदेशी कैसे हो गया? वो अनंत प्रदेशी कैसे? ये बड़ी समस्या है इनमें। समस्या है। इसको समझने के लिए जब प्रदेश लोग पर संख्यात प्रदेशी है तो पुद्गल अनंत प्रदेशी कैसे हो गया? उसके भाग होना चला जाएगा। तो ये बात और हो गई। एक नहीं बात इसमें ये और हो गई। परमाणु देखो ना, पुद्गल में मूल द्रव्य के परमाणु है। परमाणु एक ही प्रदेशी है, वो परमाणु मिलकर के और एक प्रदेशी। इस पर देखो प्रदेशों की एक अलग से चर्चा है, वो अपन जब भी करेंगे तब वो होगी। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। अब पुद्गल अनंत प्रदेशी। अब पुद्गल है अनंत, तो नहीं तो फिर तो वे आ नहीं। ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, आप चिंता मत करो, परमाणु है कि नहीं है वर्तमान हमारा समाधान ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में है और मैंने ही आपको उठाया है प्रश्न। अपने आप ही हो गया समाधान। ये सारी चीजें हैं, पर जो हमारा कार्बन और तेजस शरीर है वो अनंत 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 परमाणु को लिए हुए है। तो वो अनंत परमाणु और असंख्यात लोक परमाणु है वैसे तो कहाँ से है? तो पुद्गल में तो ऐसी अवधारणा तो शक्ति है कि पूरे के पूरे विश्व का जो पुद्गल है सारा पूरा वो एक प्रदेश पे स्थित हो सकता है। बिल्कुल लेकिन वो परमाणु रूप होना चाहिए, इसका रूप ना हो। हाँ, परमाणु रूप यदि हो जाएगा तो वो पूरे एक प्रदेश में हो जाएगा। इसका रूप नहीं होगा, परमाणु रूप होगा सारा, लेकिन परमाणु अगर परमाणु रूप होगा तो अनंत होगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? फिर तो सिंगल है। फिर तो सिंगल ही है। अनंत अनंत प्रदेशी है कोई चीज, अनंत प्रदेशी एक